अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। वेल के आमोजगारों को जबान के हवाले से हुई उनकी पेशरफ्त के बारे में फीडबैक देने का सबसे मुअस्सर तरीका क्या है? ऑप्शन ए में है उस्ताद। यहां पे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन ही को समझ लेते हैं हम। फिर आगे कहा यह जा रहा है कि आमोजगार यानी अधिगम करता यानी तालिबे इल्म है, जबान के हवाले से हुई उनकी पेशरफ्त यानी भाषा के हवाले से उनकी जो गलतियां हुई हैं उनके बारे में अगर आपको फीडबैक देना है कि गलती क्यों हुई, कैसे हुई, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? ऑप्शन ए में है उस्ताद को सिर्फ उन्हीं तलबा को फीडबैक फराहम करना चाहिए जो जबान के इस्तेमाल में सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। यानी पहला यह है कि जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं उन्हें ही फीडबैक देना चाहिए। ऑप्शन बी में है उस्ताद को चाहिए कि गलतियों का तज्जिया करे, तज्जिया यानी कि विश्लेषण करे, और फिर उनके अजाले के लिए, अजाला मतलब दूर करने के लिए, अजाले का मतलब दूर करने के लिए हिकमत अमली वजह करे और मादरी जबान के असर के बाइस होने वाली गलतियों को नजरअंदाज करे। यानी ये कह रहे हैं कि अगर कोई मादरी जबान की वजह से उसकी कुछ गलतियां हैं तो उसको नजरअंदाज करे, लेकिन वो कैसे दूर होगा इस बात की भी कोशिश करे। ये सबसे बेस्ट है आपका ऑप्शन बी जो लग रहा है अब तक। उस्ताद को यह समझकर गलतियों को नजरअंदाज करना चाहिए कि मुमकिन है कि तलबा क्लास में अपनी गलतियों की निशानदेही पसंद ना हो। यानी यह कहे कि उसको नजरअंदाज ही कर देना चाहिए, टोकना ओकना नहीं चाहिए। उस्ताद को तलबा की खामियों को जल्द अज जल्द निशानजद करना चाहिए। देखिए, हमें यह भी अगर गलती को नहीं टोकेंगे तो फिर गलती को ही आमोजगार सही समझ लेगा, तो इसलिए यह वाली बात भी गलत है। अगर हम निशानजद उसी वक्त करेंगे तो फिर वो अपना जो है अच्छे ढंग से जे इजहार ख्याल नहीं कर पाएगा, तो ये भी गलत है। लेकिन जो बी वाला आपका ऑप्शन है उसमें यह है कि गलतियों का तज्जिया करे, विश्लेषण करे और उनके अजाले के लिए यानी उसको दूर करने के लिए हिकमत अमली वजह करे। ये प्लस पॉइंट है, ये पॉजिटिव है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में, जबान की आमोजिश के लिए बतौर हिकमत अमली कहानी सुनाने का मकसद होता है तलबा को अखलाकियात की तदरीस, उस्ताद को कहानी जबानी याद करने के काबिल बनाना, तलबा को कहानी पढ़ने के काबिल बनाना, तलबा को जबान के साथ शरीक करना। देखिए, यानी ये कह रहे हैं कि जबान मतलब भाषा, भाषा सिखाने में बतौर हिकमत अमली के तौर पर कहानी क्यों सुनाया जाएगा? तो कहानी जो सुनाया जाता है तो कहानी में सबसे पहले क्या होता है, कुछ मुहावरे आते हैं, कुछ दोस्तों जरबुल मसल आता है, और कुछ जो है गैर मानूस अल्फाज आते हैं, और इन सभी का क्या होता है, बच्चे का इन सभी से वास्ता पड़ता है। तो इसीलिए सिर्फ अखलाकियात की तदरीस नहीं होती है, याद करना ये निगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। तलबा को कहानी पढ़ने के काबिल जी नहीं, बल्कि तलबा को जबान के साथ शरीक करना मकसद होता है। और जबान के साथ शरीक करने का मतलब यह हुआ कि तलबा को सुनना, बोलना, है ना, पढ़ना, ये सारी चीजें आ जाएंगी इससे। तो इसीलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर में, एक उस्ताद ने क्लासरूम में सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फैसला किया। उसने इस अमल में आमोजगारों को शामिल करने के लिए चंद गौर खौज की सरगर्मियों, कामों का मंसूबा बनाया, जैसे दिलचस्पी पैदा करने और बहस मुबाहसे के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात, इस तरह की तैयारियां होती हैं। सुनने के दरमियान की सरगर्मियां, सुनने की बाद की सरगर्मियां, सुनने की सरगर्मियों की तौसी और इत्तिबा, सुनने से पहले की सरगर्मियां। सबसे पहले
इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझ लें, और क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक उस्ताद क्लासरूम में सुनने की सरगर्मी का मतलब ये हुआ कि सुनने वाला काम उसको वो क्या करता है, देना चाह रहा है, सुनने की सरगर्मी को जांचना चाह रहा है। ठीक है, इस अमल में आमोजगारों को शामिल करने के लिए कि बच्चे कैसे ध्यान से सुनेंगे, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि दोस्तों कुछ सरगर्मियों का मंसूबा बनाया। मंसूबा यानी खाका बनाया। और खाका क्या बनाया कि बच्चे कैसे दिलचस्पी पैदा करेंगे। अब बच्चे को हम कैसे बोलें कि वो दिलचस्पी पैदा करे, बात समझ रहे हैं। आदमी कोई भी हमारी बातों को कैसे सुनेगा, तो पहले बोलने का रिहर्सल लोग करते हैं कि क्या पहले बोलना है, बाद में क्या बोलना, हंसाना कब है, तो ये सुनने की दिलचस्पी पैदा करना। बहसो मुबाहसे के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात तैयार किया गया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम पढ़ने से पहले हम काम करते हैं कि हम बच्चे को पढ़ाएं कैसे, तो इसी तरह ये सारे काम सुनने से पहले का काम है। तो इसीलिए क्या होगा कि सुनने से पहले की सरगर्मियां, ऑप्शन नंबर डी वाला जो है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में कहा जा रहा है कि दूसरे जमात की उस्तानी निशा तलबा के जखीरे अल्फाज को फरोग देने पर काफी जोर देती है। जखीरे अल्फाज में इजाफे की सबसे बेहतरीन हिकमत अमली कौन सी होगी। यानी ये कहा जा रहा है कि एक निशा नाम की उस्तानी जी है जो दूसरे क्लास में पढ़ाती है, और वो बच्चों को जखीरे अल्फाज यानी लोगत को बढ़ाना चाहती है, जो डिक्शनरी पावर है। तो कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें बच्चे को ज्यादा से ज्यादा जखीरे अल्फाज हो जाएंगे। ऑप्शन ए में है तलबा मौजूदा सियाक में नए अल्फाज के माने के बारे में कयास करें। मतलब ये कह रहा है कि पहला जो है कि तलबा के पास जो भी सवाल आए या जो भी लफ्ज आए उसको वो संदर्भ में क्या करें, माना पता करें। तो ये एक क्रिएटिविटी है, ये तख्लीकियत है, ये दोस्तों पॉजिटिव होता है। तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही लग रही है। आगे देखिए, तलबा तमाम नए या मुश्किल अल्फाज के लिए लोगत देखें। लोगत देखना ये दूसरे पर हमें टेक लगाना हुआ, ये निगेटिव वर्ड हो जाएगा। तलबा सबक में आए तमाम नए और मुश्किल अल्फाज को निशान जद करे और फिर उनके माना याद करे। याद करना अपने आप में ही निगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। तलबा नया सबक पढ़ने से पहले तमाम नए अल्फाज याद कर ले, फिर याद करना आया है, ये भी निगेटिव होगा। तो इसलिए बा, सा और दाल दोनों गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में कहा जा रहा है कि जबान की तदरीस की किस तरीके ने जबान के क्लासरूम में मादरी जबान के इस्तेमाल को खत्म कर दिया है। ऑप्शन ए में है इस्तिजराकी तरीका, फितरी तरीका, रास्त का तरीका और समई लिसानी तरीका। यानी यह कहा जा रहा है कि जबान का वो कौन सा तरीका है जिसने मादरी जबान को खत्म कर दिया। देखिए, जब आप जबान सीखते हैं तो कौन सी जबान सीखते हैं, मियारी जबान सीखते हैं। और मियारी जबान को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, तो मियारी जबान को दूसरी जबान या फिर इसे ही क्या कहते हैं, तो हदफ जबान आप सीखते हैं। तो इस जबान को किसके जरिया सीखते हैं, तो इस जबान को आप मादरी जबान के माध्यम से यानी मादरी जबान के जरिया सीखते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि वो कौन सा तरीका है जिसमें मादरी जबान को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है उसका। तो दोस्तों वो एक ही तरीका है कि जब आप जो लैंग्वेज सीखें उसी में आपको बात कराया जाए, और वो तरीका है रास्त का तरीका। जैसे आप अंग्रेजी सीखे, अंग्रेजी में ही आपकी सारी बातचीत हो, टॉकिंग हो, कम्युनिकेशन हो। हिंदी सीखे उसी में, तो ये डायरेक्ट मेथड या इसी को कहते हैं रास्त का तरीका। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है 6 नंबर में, उस्ताद नन्हे तलबा को नए अल्फाज की तदरीस के लिए हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है क्योंकि। यानी जो नए बच्चे हैं उसको किसी भी चीज को सिखाने के लिए हकीकी अशिया, और हकीकी अशिया वो चीज जिससे उसका वास्ता पड़ता है, जैसे कलम है, पेन है ना, किताब है, इन सब से वो सहारा लेकर, जो कि दोस्तों रियलिया के इसमें आता है। तो उस्ताद नन्हे तलबा को नए अल्फाज की तदरीस के लिए हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है क्योंकि।
ऑप्शन ए में है तलबा जो चीजें हकीकी जिंदगी में देखते हैं उनसे मरबूत करने और अपनी जबान में अदा करने में मुआविन होते हैं। बी में है नन्हे तलबा मुजर्रद फिक्र के अहले तई होते हैं, इसलिए हकीकी चीजें उनकी बेहतर आमोजिश में मुआविन होती है। और अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हम सिर्फ अशिया की मदद से नए अल्फाज की तदरीस कर सकते हैं, ये लफ्जों के सही तलफ्फुज की तदरीस में मुआविन है। हमने दोस्तों आपको ये पढ़ाया है कि जो नन्हे तलबा होते हैं यानी जो छोटे स्टूडेंट हैं, उनका जिन चीजों से वास्ता पड़ता है उसको वो बड़े अच्छे ढंग से समझते हैं, और वो चीज जिसको वो नहीं देखते हैं तो जिनसे वास्ता पड़ता है उसे ही कहा गया है मादी अशिया, और वो चीज जिसको उसने नहीं देखा उसे कहा गया है गैर मादी। तो इसीलिए हमें पहले मादी चीजों से सिखानी चाहिए और फिर गैर मादी की तरफ ले जानी चाहिए। यानी दोस्तों इसी को कहा गया है कि मूर्त से अमूर्त की ओर। तो अगर कोई उस्ताद हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है तो इसलिए कि जो तलबा चीजें हकीकी जिंदगी में देखते हैं उनसे वो अपने आप को मरबूत करना यानी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, और अपनी जबान में अदा करने में उसके लिए क्या होता है, मुआविन होता है, हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में, जबान के क्लासरूम में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है क्योंकि इससे उस्ताद को आराम का मौका मिल जाता है। जबान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है, अखलाकियात की तालीम होती है, तफरीह का दिलचस्प माखज है। यानी यह कहा जा रहा है कि जबान के क्लासरूम में तो भाषा का जो क्लासरूम है, जो जबान का क्लासरूम है, तो दोस्तों जबान का मतलब ही हुआ कि जिसमें क्या हो, तरसील हो, यानी जिसमें क्या हो, बातचीत हो, यही ना हो। चूंकि जबान कहते हैं कि अपनी इजहार ख्याल करना और दूसरों के इजहार ख्याल को समझना, तो जबान के क्लासरूम में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत। तो कहानी से क्या फायदा होगा, तो दोस्तों कहा जा रहा है कि उस्ताद को आराम का मौका, ये तो सरासर गलत है। अखलाकियात की तालीम जी नहीं, जबान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है, इसलिए कि जब कहानी सुनाई जाएगी तो इसके अंदर दोस्तों क्या होते हैं, कहानी के अंदर जो है क्या होता है जी, जब कहानी सुनाई जाएगी तो कहानी के अंदर क्या होता है कि वो अल्फाज जिसके माना पता ना हो, यानी गैर मानूस अल्फाज आएंगे। कहानी के अंदर क्या होगा कि दोस्तों बच्चे सियाक में माना पता करेंगे। कहानी में क्या होगा कि बच्चे के अंदर ज़रबुल मसल का सही इस्तेमाल पता चलेगा और मुहावरा का सही इस्तेमाल पता चलेगा। तो इसीलिए जबान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में कहा जा रहा है कि तरीक़े अमल के मुताबिक लिखने का काम शुरू करते हुए दर्जे झैल में से किसी उस्ताद को नहीं करना चाहिए। यानी यह कहा जा रहा है कि जब आप लिखने का काम शुरू करते हैं तो वो कौन सा काम है जिसे आप नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए में है मसौदा तैयार करना, प्रूफ पढ़ना, इज्तिमाई गौर खौज और नोट लिखवाना। यानी वो कौन सा काम है जिसे एक उस्ताद को नहीं करना चाहिए, जिसे एक उस्ताद को नहीं करना चाहिए। देखिए लेकिन यहां पर एक चीज ये कहा जा रहा है कि तरीक़े अमल के मुताबिक लिखने का काम शुरू करते हुए, यानी जब आप किसी चीज को लिखने जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो भी चीज आप लिखने जाते हैं तो पहले उस पर आप गौर खौज करते, यानी एक खाका तैयार करते हैं। उसके बाद आप दोस्तों उसका फिर क्या करते हैं, इज्तिमाई तौर पर गौर खौज, फिर एक मसौदा तैयार करते हैं, फिर आप उसके एक एक पॉइंट को लाते हैं, उसको नोट करते हैं, फिर उसमें एक फिल्टर करते हैं कि हमें क्या छांटना है क्या नहीं छांटना है। लेकिन लिखने में नोट लिखवाना नहीं आएगा। लिखने में नोट लिखवाना इसलिए नहीं आएगा कि नोट जो है दोस्तों ये किसी और की बात होगी। लिखने का मतलब होता है कि अपने मन के ख्यालात, अपने जज्बात को लिखना, और जब नोट लिखवाया जाएगा तो यहां पर कहीं ना कहीं इमला होगा। इमला का मतलब डिक्टेशन होगा, और इमला क्या होता है कि सुनकर लिखना। तो लिखने का मतलब होता है कि अपनी मन की बात लिखना, और यहां पर आप दूसरे से लिख रहे हैं तो इसलिए यह नहीं होगा। बाकी मसौदा तैयार करना, प्रूफ पढ़ना,
इज्तिमाई गौर खौज करना, ये सब आएगा, लेकिन नोट लिखवाना नहीं आएगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी वाला जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जबान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने को जबान की आमोजिश का एक उन्सुर तस्लीम करता है? उन्सुर का मतलब एक पार्ट, यानी वो कौन सा तरीका है जो कि जबान को याद करने का एक पार्ट समझा जाता है कि सीखने का? ऑप्शन ए में है तरसीली रवैया, कुल जिस्मानी रद्द अमल, साख्तियाती रवैया, कवायद के अज्जा के तर्जमे का रवैया। यानी वो कौन सा तरीका है? देखिए, सबसे पहले ये समझे क्वेश्चन में, यानी ये कहा जा रहा है कि जबान की तदरीस यानी भाषा शिक्षण, और जबान की तदरीस का मतलब हुआ कि एक बच्चा भाषा कैसे सीखता है और एक बच्चे को जबान कैसे सिखाया जाए। ठीक है, इसमें कौन सा रवैया ऐसा है जो कि याद करने का जी के लिए कहता है दोस्तों? तो देखिए, सबसे पहले यह है तरसीली रवैया। तरसीली रवैया का मतलब होता है कम्युनिकेशन माध्यम। कम्युनिकेशन माध्यम का मतलब होता है संप्रेषणात्मक दोस्तों जी उपागम। संप्रेषणात्मक उपागम का मतलब होता है बातचीत। तो बातचीत में कोई याद करता है? नहीं करता है, तो इसलिए ये तो आपका नहीं होगा। कुल जिस्मानी रद्द अमल का मतलब हुआ TPR, यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है। ये जब आप किसी चीज को सुनते हैं जो आपके दिमाग में आता है, उसके बाद आप अपने सारे आज़ा को हरकत में लाते हैं, तो यहां पर भी आप याद करना नहीं आएगा। साख्तियाती रवैया हुआ कि किसी चीज को बेसिक मेथड को जानना, यहां भी नहीं होगा। लेकिन कवायद के अज्जा के तर्जमे का रवैया, कवायद के पार्ट को, तो यहां पर दोस्तों पार्ट को तो आपको याद करना ही होगा, और तर्जमे का रवैया। तो इसीलिए ये आपका जो है ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि काव्या जबान का उस्ताद है, यानी काव्या नाम का एक शख्स है, वो जबान का यानी भाषा का टीचर है। वो आमोजगारों से मौजू की मुनासबत से अल्फाज ढूंढने और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्जों के पहले या बाद में जोड़े जा सकते हैं। इस हिकमत अमली को क्या कहेंगे? लफ्जों का खेल, लफ्ज बनाना, तरकीबे लफ्जी, लफ्जों का हाल, हाल नहीं होना चाहिए, जाल होना चाहिए जी। 10 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा दोस्तों आप समझें। यह कहा जा रहा है कि काव्या नाम की एक उस्तानी जी है जो अधिगम करता यानी कि आमोजगारों से कहती है कि मौजू के मुनासबत से, अब मौजू यानी जो कोई एक टॉपिक दिया गया उसके मुनासबत से अल्फाज ढूंढने के लिए और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कि जो दूसरे लफ्ज के शुरू में या आखिर में। तो अगर किसी लफ्ज के शुरू में कोई लफ्ज या हर्फ लगता है तो इसी को कहते हैं साबका। जैसे कि आप देखिएगा, एक लफ्ज हम लिखते हैं जवाब और इसके शुरू में लग गया ला, तो ये आपका हो जाएगा लाजवाब। तो यहां पर क्या हो गया? साबका। और अगर इसके आखिर में लगेगा तो जैसे हम लिखते हैं अकल और आखिर में लिख दिया हमने मंद, तो ये हो गया आपका अकलमंद। तो इसको कहते हैं लाहिका। यानी ये कहा जा रहा है कि वो साबका और लाहिका करने के लिए कह रही है। तो इसको क्या कहेंगे मेरे भाई? इसको लफ्जों का खेल तो नहीं कहेंगे। लफ्जों का खेल ये होता है कि बहुत सारे अल्फाज दिए गए, उसमें से कुछ अल्फाज को निकाल कर कोई नए अल्फाज बनाए जाएंगे तब। अच्छा, लफ्ज बनाना यह होता है कि बहुत सारे हर्फ को जोड़ना होता तब लफ्ज बनाना होता। लफ्जों का जाल यह होता कि जुदूल साजी में अल्फाज होते, जुदूल का मतलब खंड में होता, तब लफ्जों का जाल होता। लेकिन यहां पे क्या कहा जा रहा है कि आपको साबका बनाना है या फिर आपको लाहिका बनाना है, यानी कि लफ्जों को आपको जोड़ना है। तो जोड़ने का मतलब ही होता है तरकीब लफ्जी हो जाएगा ये। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर पे कि बच्चों को अच्छा कारी बनाने के लिए इनमें लफ्जियात को फरोग देना एक अच्छा अमल है। दर्जे झैल में से कौन लफ्जियात को फरोग देने की बेहतरीन हिकमत अमली हो सकती है? यानी यह कहा जा रहा है कि एक टीचर एक बच्चे को अच्छा कारी का मतलब हुआ पढ़ना, पढ़ने वाला। जैसे कोई किताब आप पढ़ते हैं ना, तो आप भी कारी हैं। तो बच्चों को अगर हमको अच्छा पढ़ने वाला बनाना है तो उनमें लफ्जियात को फरोग देना एक अच्छा अमल है। देखिए, कोई अच्छा पढ़ने वाला कब हो सकता है? जब उनको ज्यादा से ज्यादा अल्फाज के माना पता हो। तो जब एक स्टूडेंट को हमें अच्छा पढ़ने वाला बताना है तो उनमें भी लफ्जियात को फरोग देना होगा, यानी उसके अंदर डिक्शनरी पावर को मजबूत करनी होगी।
दर्जे झैल में से कौन लफ्जियात को फरोग देने का एक बेहतरीन हिकमत अमल, यानी वो कह रहे हैं कि मुंदरजा झैल में वो कौन सी चीज है जिससे लफ्जियात को फरोग दिया जा सकता है। ऑप्शन ए में है तलबा मतन में मुस्तामल मुश्किल अल्फाज को निशानजद करते हैं और उनको जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। यानी ये कहा जा रहा है कि तलबा जो मतन में जो मुश्किल अल्फाज आए उसको वो निशानजद करे और फिर उसको जुमलों में इस्तेमाल करे। तो मुश्किल अल्फाज तो ऐसे भी कठिन होता है, फिर उसको जुमलों में इस्तेमाल करना बड़ा टफ हो जाएगा, तो इसीलिए ये नहीं हो पाएगा। तलबा नए अल्फाज के माना के कयास के लिए सियाक को बरूए कार लाना सीखते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि अगर किसी लफ्ज का नया अल्फाज आपको पता करना है तो उसके लिए संदर्भ को आप क्या लाइए, आगे लाइए। संदर्भ का मतलब यह है कि जब हमें किसी लफ्ज का माना पता नहीं होता है तो हम आगे पीछे से दिमाग पर जोर देके उसका माना पता करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे लफ्जियात का फरोग होगा। तो बी वाला आपका बिल्कुल अब तक सही लग रहा है। तलबा मुतजाद मुतरादिफ अल्फाज की तवील फहरिस्त को याद करते हैं। याद करना एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए यह वाला आपका नहीं होगा। तलबा का जब किसी नए अल्फाज से साबका पढ़ता है यानी वास्ता पढ़ता है तो वो लोगत देखें। लोगत देखना या उस्ताद से पूछना ये एक टेक लगाना होता है, इसलिए ये वाला भी आपका नहीं होगा। और बेस्ट जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।